Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College बाड़मेर। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम पढ़ेंगे आज हिंजलेस और फिक्स्ड आर्च। तो जो आपका हिंजलेस या फिर फिक्स्ड आर्च रहता है, कुछ इस तरह से हम पैराबोलिक आर्चेस की स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पैराबोलिक आर्चेस हैं। ओके, तो इस आर्च में दोनों जो इसके स्प्रिंजर्स होंगे, यानी कि दोनों जो इसके एंड्स होंगे, एंड सपोर्ट पर यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड क्या होगी हमारे पास फिक्स सपोर्ट हो जाएगी। अब फिक्स सपोर्ट का आपका पास क्या मतलब है, शुरू में हमने इनिशियल के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, उसमें अगर आपको याद हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ आने वाली रिएक्शन या फिर नंबर ऑफ रिएक्टिव फोर्सेस कौन कौन से जनरेट हो जाते हैं। एक वर्टिकल में अगर सपोर्ट्स के नाम दे देता हूँ मैं ए और बी सपोर्ट, तो एक मेरे पास वर्टिकल में हो जाएगा वी ए, एक हॉरिजॉन्टल में एच ए, और उसके साथ ही साथ एक मोमेंट की रिएक्शन एम ए जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर अब आप ये मत सोचना कि इसके ऊपर तो कोई लोड नहीं लगा तो रिएक्शन कैसे आई। तो हम एक जनरल केस की स्टडी करें जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि फोर्सेस इसके ऊपर ऑलरेडी लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसी इसके साथ ही हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शन बी सपोर्ट पर भी होंगी, कौन कौन सी, एक वर्टिकल, एक मेरे पास हो जाएगी हॉरिजॉन्टल की, उसके साथ ही साथ एक रोटेशन में मेरे पास यहाँ पर रिस्ट्रेन आ जाएगा, तो उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट बी या फिर स्प्रिंजर बी या फिर पॉइंट बी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा मेरे पास। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस मेरे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, या फिर इन्हें मैं क्या कहूँ, मेरे अननोन्स, क्योंकि इनके बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं पता कि इनकी वैल्यूज कितनी है। तो मेरे पास अननोन है टोटल 6, और मेरे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन बच्चों कितनी रहती हैं, अगर मैं लिखूं मेरी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो वो मेरे पास टोटल आ जाती हैं 3, ठीक है। तो इसके साथ ही मेरे पास एक टर्म आती थी जिसे हमने स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बोल दिया था, जिसे हम डी एस से डिनोट करते थे। उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर देखो कितनी बताऊंगा, डी एस बराबर नॉन वैल्यू अननोन वैल्यू माइनस नॉन वैल्यू, राइट। वही तुम्हारी रिडंडेंट रिएक्शन थी जो नॉन्स के अलावा एक्स्ट्रा आ जाती थी, जिनको हम रिजोल्व नहीं कर पा रहे थे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। तो 6 माइनस 3 करना पड़ेगा मेरे पास, यानी कि 3 अननोन्स आ जाएंगे मेरे पास, क्या आएंगे 3 अननोन्स। और 3 अननोन को यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, रिडंडेंट फोर्सेस। ये मेरे 3 रिडंडेंट हो जाएंगे, 3 के लिए तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम काम आ जाएगी। अब इन एक्स्ट्रा 3 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कंडीशन इक्वेशन या फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो मेरे को कितनी कंपैटिबिलिटी की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 3 एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये वाला जो हमारा आर्च होता है इस तरह का, जिसके अंदर दोनों एंड फिक्स हो इसके दोनों सपोर्ट्स पर, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 6 आ रही हूँ, उसे मैं बोल देता हूँ हिंजलेस, यानी कि इसके अंदर एक भी हिंज नहीं है, या फिर मैं इसे क्या कहूँगा, मेरा फिक्स्ड आर्च कह दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए मेरे पास 3 तो चलो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आप सोल्व कर दो, कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाला केस मैं यहाँ पर आपको नहीं समझाऊंगा। हम मेन हमारा फोकस करेंगे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन पे। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो हम क्या करते थे, इनका यूज करते थे इन द फॉर्म ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस, राइट, इन द फॉर्म ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। और जहां पर हमें अगर स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू नॉन हो, तो वाह क्या बात है, सही है ना, हमारा तो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर आपको कुछ याद हो, तो जैसे मेरी फिक्स बीम थी, उसी तरह से मेरा क्या है, फिक्स आर्च है। तो ये भी कैसा है, एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। कैसी है ये, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। लेकिन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट फिक्स की एक और खासियत हो जाती है कि ये मेरा काइनामेटिकली डिटर्मिनेट हो जाता है। दिस इज काइनामेटिकली डिटर्मिनेट। अब काइनामेटिकली डिटर्मिनेट मतलब इसके अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो स्लोप और डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, उन दोनों की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। अब आप कहोगे भाई ये तो हमने बताया नहीं, कैसे पता लगी हमें। तो बच्चों थोड़ा सा याद करो, अगर आपको याद हो मैंने इक्वेशन बनाई थी, इस तरह से इक्वेशन बनाई थी कि टाइप ऑफ सपोर्ट, नेक्स्ट पेज पर बताता हूं।
अगर आपको मेरे शुरू के लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने इस तरह की इक्वेशन बनाई थी, टाइप ऑफ सपोर्ट इक्वेशन का टेबल बनाई थी एक मैंने, उसमें लिखा टाइप ऑफ सपोर्ट इस तरह से बनाया, उसके अंदर फ्री मूवमेंट और रिएक्शन, ठीक है, 2D केस जो हम स्टडी कर रहे थे, इस तरह से मैंने बताया था कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दो टाइप में मोशन हो सकता है। कोई भी मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को डिनोट करूं, क्या होगा, या तो हॉरिजॉन्टल में इस तरह से मोशन कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस होकर डेल्टा एक्स, या फिर इस तरह से डेल्टा वाई डिस्प्लेस हो जाएगा, या फिर मेरा क्या हो जाएगा, इसकी एक्सिस के अबाउट यहाँ पर रोटेट कर जाएगा इस तरह से, ये यानी कि ये थीटा दे जाएगा मेरे को। तो मेरे पास 3 रोटेशन मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइप के मूवमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन फिक्स एंड के अंदर जो फिक्स सपोर्ट होती है मेरी, उसके अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, इस डेल्टा एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाती है, इस डेल्टा वाई की वैल्यू भी 0 हो जाती है, इस थीटा जेड की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो इससे मेरे को क्या पता लगा कि ये जो मेरी सपोर्ट है, जो मेरी बी सपोर्ट है, लेट मी चूज सम डिफरेंट कलर, ये मेरी बी सपोर्ट है ए सपोर्ट की रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशंस की ही बात करते हैं। हमें नहीं पता बी सपोर्ट ए सपोर्ट कंबाइनली कितना मोशन कर रहे होंगे, लेकिन ए के रिलेटिव में बी के अंदर यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आने वाला, यानी कि डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू support A is going to be 0 and that is we talking about in horizontal direction। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख दूं, डेल्टा एच मेरे पास क्या रहने वाला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सपोर्ट बी विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज गोइंग टू बी 0, राइट। उसी तरह से डेल्टा मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सपोर्ट बी इन वर्टिकल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू माई सपोर्ट ए इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। उसके साथ ही साथ मेरे को पता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, चेंज इन रोटेशन ऑफ सपोर्ट बी विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट ए इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0, क्योंकि ये मेरे पास कैसी है, काइनामेटिकली डिटर्मिनेट है। अगर आपको फिक्स बीम याद हो तो उसे मैं पता है फिक्स सपोर्ट क्या करती है, फिक्स सपोर्ट तो किसी डायरेक्शन में मोशन नहीं करने देती। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था, ये देखो फिक्स सपोर्ट का काम ही यही है, तभी तो उसकी वजह से वहां पर 3 रिस्ट्रेन्स यानी कि 3 रिएक्शन आती हैं एट ईच सपोर्ट। इसी वजह तो हर सपोर्ट पे हमारे पास 3 रिएक्शन आ रही है यहाँ पर, ये देख रहे हो ना आप, 3 यहाँ से आगे, 3 यहाँ से आगे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास नॉन डेटा आया है इन दी फॉर्म ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन, मेरे को कुछ डेटा नॉन हो गया, राइट। मेरे को पता है कि डेल्टा एच भी 0 होने वाला है, डेल्टा वी भी 0 होने वाला है, और डेल्टा थीटा भी 0 होने वाला है। ये 3 चीजें मुझे पता लगी। अब देखो इनका यूज करके मैं किस तरह से आपके पास इन रिडंडेंट फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास केस नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। केस 1 क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच है 0, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी भी लिख देता हूं मैं आपको कि एग्जाम के अंदर आता है तो अगर डेरिवेशन आपसे पूछ ले, क्योंकि इसके ऊपर फिक्स बीम का जो हमारे पास फिक्स आर्च का जो क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। आप देखोगे इसका साइज बहुत बड़ा रहने वाला है क्वेश्चन का, तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर ये क्वेश्चन आता है तो या तो बहुत मेजर में पॉसिबिलिटीज की क्या आ सकती हैं कि या तो इसका मेजर क्वेश्चन आएगा कि 15-20 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर अगर इसका क्वेश्चन का पूछेगा तो एक छोटा सा पार्ट पूछ लेगा। दो मेजर पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन से ये बन सकती है। पहला हमसे क्या पूछा गया है, रिलेटिव मूवमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफ्लेक्शन, इन तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। स्पेलिंग सही कर लेना, मैं करेक्ट लिख देता हूं, चलो। ठीक है, रिलेटिव मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्शन ऑफ सपोर्ट बी विद रिस्पेक्ट टू, ओके, विद रिस्पेक्ट टू, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना WRT, पूरा लिखना विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि अब तक मुझे सिर्फ और सिर्फ यही डेटा पता लगा है, राइट। डेल्टा एच है मेरा 0, इतना ही मुझे पता है। तो क्या करूं मैं, डेल्टा एच की वैल्यू निकालने जाऊं, राइट। अब डेल्टा एच की वैल्यू देखो किस तरह से निकाल सकते हैं हम,
अब इसी के अंदर मैं आपको कास्टिग्लियानो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम करवा रहा हूँ। हालांकि मैं क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो किसी सेक्शन के ऊपर कोई सेक्शन कट करते हो तो उस सेक्शन के ऊपर जो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू होती है आपके पास, वो वैल्यू क्या आती है, एम स्क्वायर डी एस अपॉन 2 EI। जनरल जो आप एक्सियल फोर्सेस की वजह से, एक्सियल या फ्लेक्सर की बात कर रहा हूँ, एक्सियल को चलो एक बार छोड़ दो, फ्लेक्सर के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि EI जो है हमारी फ्लेक्सरल रिजिडिटी है। अगर आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि फ्लेक्सरल रिजिडिटी क्या होती है, तो उसका सिंपली मतलब होता है E मल्टीप्लाई बाय आई। अगर आपसे पूछ ले फ्लेक्सरल स्टिफनेस क्या होती है, तो आप लिख दोगे EI अपॉन L। ये मेरी होती है स्टिफनेस। कौन सी स्टिफनेस होगी मेरी, फ्लेक्सरल स्टिफनेस। और रिजिडिटी पूछ ले तो ये हो जाएगी फ्लेक्सरल रिजिडिटी, EI हो जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता तो बता दिया। अब आपको अगर याद हो, स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन मैंने पहले भी बता चुका हूं किस तरह से बनती है, mx² dx अपॉन 2EI। इस तरह से ये मेरी बनती है स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन ड्यू टू फ्लेक्सर यानी कि बेंडिंग मोमेंट। और ये x है ना, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसके सबस्क्रिप्ट में यानी कि इसके पैरों में है, m इन x डायरेक्शन, वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज चेंजिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब क्योंकि मेरे पास जो मेरा आर्च रहता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चल रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी चल रहा है, इसलिए dx की जगह न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होती है, जो सेक्शन हम ds यहाँ पर कंसिडर करते हैं। x की जगह जैसे dx लिया था हमने, उसकी जगह अब क्या हो जाता है, ds हो जाता है। और अगर आपको ds को इस तरह से डिनोट करना हो तो ds लगभग क्या होता है हमारा, हम लीनियर मान लेते हैं क्योंकि कंपोनेंट बहुत छोटा है। तो लीनियर का दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास, एंगल के अंदर है तो एक कंपोनेंट हो जाएगा ds साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, एक हो जाएगा ds कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ds कोस थीटा तो मेरा इक्वल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dx के, और ds साइन थीटा हो जाएगा मेरा dy के इक्वल। तो ये थोड़ी सी टर्म है, इसको एक बार याद रखना आप एक बार, ठीक है, भूलना मत इसे। होप्स आपको विजिबल हो रहा होगा, वरना मैंने साथ साथ में बोला ही है। और इतनी आसान सी बात है, आपको ऑलरेडी आता होगा, 11th-12th में पढ़ते थे हम भी। कंपोनेंट्स ले रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, नीचे लिख भी देता हूं क्या कंपोनेंट लिया मैंने। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे मेन काम का है ds का, ds cos थीटा इज इक्वल टू dx। इतना से याद रखना है आपको। तो आप देखो यहाँ पर dx की जगह मैंने ds से रिप्लेस कर दिया। अब क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट को नहीं ले रहे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों कंसीडर करना है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ m को लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो m² ds अपॉन 2EI मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ जाती है स्ट्रेन एनर्जी की। अब इसके बाद एक हमारे सर आए बहुत ही शानदार, उन्होंने थोड़ी सी एक खोज की, उनका नाम था कास्टिग्लियानो। उन्होंने दो थ्योरम दी, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम। तो हमारे को जो आज यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम का। ठीक है, इसी के अंदर हम कास्टिग्लियानो थ्योरम भी सीख रहे हैं, सेपरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इतना हार्ड क्वेश्चन कर लोगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो कर ही लोगे। और अगर नहीं भी होते तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, हम तो हैं ही आपको बताने के लिए। कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम, बेसिकली क्या है कि ये स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम के ऊपर ही सब कुछ बेस कर रखा है इन्होंने। तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू जो कि U हमारे पास आ रही थी m² ds अपॉन 2EI, इस तरह से जो इक्वेशन आई मेरे पास, तो कास्टिग्लियानो सर ने क्या बोला, वो बोला अगर आप इस स्ट्रेन एनर्जी को रिडंडेंट फोर्स के साथ में, किसी रिडंडेंट फोर्स के साथ में क्या कर लेते हो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हो। फिर से बोल रहा हूं, इफ यू आर पार्शियल डेरिवेटिंग द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एनी रिडंडेंट फोर्स, ये H मेरा क्या है यहाँ पर, रिडंडेंट फोर्स है, यानी कि अननोन फोर्स जो कि इनडिटर्मिनेसी की वजह से आया, इनडिटर्मिनेट फोर्स है मेरा, राइट। तो किसी इनडिटर्मिनेट रिडंडेंट फोर्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दोगे तो ये किसके इक्वल हो जाता है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका रिडंडेंट फोर्स लग रहा है। अज्यूम ये हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेट H इज रिडंडेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, H इज इनडिटर्मिनेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन, राइट। तो डेल यू बाय डेल एच किसके बराबर हो जाएगा मेरा, डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एच यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब यहां पर मैं आपको क्या कर रहा हूं, बुक्स के अंदर काफी बुक्स में अलग अलग डिटेल में दे रखा है, यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की और बहुत सारे कंसेप्ट को एक साथ यूटिलाइज करके एंड रिजल्ट आपको बता दूंगा। बुक में जनरली क्या होता है, आपको डायरेक्ट एंड रिजल्ट होता है, यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा, वो एंड रिजल्ट, एंड जो रिजल्ट है वो आया कहाँ से है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि बेसिक समझना आसान है, क्वेश्चन आप कर ही लोगे, अगर नहीं होते तो हम तो बैठे ही आपके लिए, राइट। तो यहाँ देखिए, वेट ए मिनट, ओके। तो यहाँ मेरे पास देखिए, मेरे पास क्या आया, डेल यू बाय डेल एच बराबर क्या आ गया, डेल्टा एच, यानी कि ये एच अगेन इसके सब्सक्रिप्ट में है, एच मल्टीप्लाई नहीं है। और आपको पता है डेल्टा एच की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता थी कि फिक्स बीम है उसके अंदर तो जीरो है, फिक्स आर्च है मेरा, फिक्स सपोर्ट के अंदर तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई। तो यहाँ पर इसका ये फायदा आ जाता है, जब आप इस राइट हैंड साइड का भी क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, पार्शियल डेरिवेटिव करके क्या करोगे, उसका यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दोगे, तब आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी। अब आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से एक और मेथड हम लगा के क्या कर सकते हैं, रोटेशन के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। तो मैं आपको डी थीटा की वैल्यू चाहो तो आप इससे निकालो, चाहो तो अलग तरीके छोटा स्मॉल मेथड भी बता दूंगा आपको, उसे निकाल के भी हम डी थीटा की वैल्यू यानी कि चेंज इन स्लोप की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन स्लोप भी हमारे पास आ जाएगा। तो तीन मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, इक्वेशंस बनेगी। अब मेरे को पता है क्योंकि इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इनके राइट हैंड साइड वाली जो भी इक्वेशन बनेगी इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तीन इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन मेरे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, ठीक है। तो टोटल इक्वेशन मेरे पास कितनी होगी, 6, अननोन कितने होगी 6, और इसी तरह से मैंने सारे के सारे अननोन फोर्सेस की वैल्यू निकाल लूंगा। तो चलिए अब हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू किस तरह से निकलती है, फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आती है उसकी वैल्यू आपको बताता हूं, ठीक है। तो u अभी मेरे पास क्या है, सिर्फ एम स्क्वायर डी एस अपॉन 2ei इस तरह से, ठीक है। अब हम इसका क्लोज लूप, क्लोज इंटरवल में करेंगे 0 to l, जो हमारा इस तरह से आर्च बन रहा था, ठीक है, जो फिक्स आर्च यानी कि हिंजलेस मेरा आर्च था, उसमें इसका स्पैन है जिसमें x इक्वल टू 0 लेंथ ये हो जाएगी, x इक्वल टू l लेंथ ये हो जाएगी। तो इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन यानी a पोजीशन से लेकर b पोजीशन 0 टू l लेंथ के लिए मैं इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका रिडंडेंट के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। कर दें अब, इस तरह से होगा, देखो 0 टू l एम स्क्वायर डी एस अपॉन 2ei। अब 2e और i तीनों कांस्टेंट रहने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर i कैसे कांस्टेंट रह सकता है, i तो सेक्शन टू सेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन i की जगह आपको सिंपली क्या रखना है, पिछला लेक्चर याद हो 2 इंच आर्च वाला, तो उसमें i की जगह हम क्या रख देते थे, आई नॉट सेक थीटा, राइट। i की जगह हम क्या रखते थे, आई नॉट सेक थीटा। तो सिंपली आपको वो रखना है, और आई नॉट हमारा क्या हो जाता था, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, I naught is my second moment of area with respect to neutral axis of this arch, okay। और यहाँ पर हमारे को आई नोट की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ई की जरूरत पड़ेगी, कैसे नहीं पड़ेगी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, तो उसके वरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन आई इक्वल टू आई नोट सेक थीटा होगा सेकंड फंक्शन के अंदर, यानी कि सेक थीटा के फंक्शन में उसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो थोड़ी देर में हम सीखते हैं, राइट। आई नोट को आप गायब कर सकते हो, क्योंकि आई नोट क्या रहने वाला है, एक तरह से कॉन्स्टेंट वैल्यू रहने वाली है, तो वो गायब हो जाती है। इस तरह से ई मेरा कॉन्स्टेंट है वो गायब हो सकता है, लेकिन आप सेक थीटा को डायरेक्ट नहीं हटा सकते हो, क्योंकि थीटा की वैल्यू ईच सेक्शन के ऊपर चेंज होगी, जहां वेरिएशन आया वहां डायरेक्ट चीजें नहीं हटती हैं, जब तक कि आप उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको ना हटाओ, ठीक है, यूनिटी करके ना हटाओ, सिंपली आप उसको वैसे नहीं हटा पाते। चलिए पार्शियल डेरिवेशन करते हैं। अब पार्शियल डेरिवेशन किसका करना है, मुझे एम का करना है, ठीक है। एम क्या है, मेरा बेंडिंग मोमेंट, राइट। एम क्या है, मेरा बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अब लिखना शुरू करते हैं। ओहो, एक्स्ट्रा मिटा दिया मैंने। बेंडिंग मोमेंट इस m की वैल्यू
यानी कि इसके लिए हम इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। अब इक्वेशन देखो कैसी बनती है, बड़ी आसान सी इक्वेशन है जो कि आपको ऑलरेडी आती है। एच वी एम ए, ठीक है, ये तीन है मेरे पास। उसके बाद थोड़ी सी ये सपोर्ट नीचे होगी, हालांकि सपोर्ट लेवल सेम पर हो सकते हैं, नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, उनके लिए अलग अलग एनालिसिस है, अपने आप बस ये इक्वेशन लगाना, एनालिसिस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मेरे पास ये हो जाएगा x, और इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। चलिए सेपरेट कलर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा वेरिएशन हमें और दिखने लग जाए। दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज माय y डायरेक्शन। और क्योंकि पैराबोलिक आर्च है तो इस y के लिए आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 4h अपॉन एल स्क्वायर x इंटू एल माइनस एक्स, जिसमें h क्या है इसका, राइज ऑफ द आर्च। और राइज मैं आपको बता चुका हूं, और आपके लिए हमारे लेक्चर का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको राइज की डेफिनेशन। देखते हैं आप किस तरह से लिख सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइज इन ए पैराबोलिक आर्च, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखनी है, देखें आप कैसे लिखते हैं। चलिए इस इक्वेशन को अब सोल्व करें। कोई सेक्शन मैंने यहाँ पर एक्स एक्स सेक्शन कट किया है, उस एक्स एक्स सेक्शन के लिए मुझे इस m बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए। मुझे इस m थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, जगह बाद में बचेगी नहीं। बेंडिंग मोमेंट m की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस बेंडिंग मोमेंट m की वैल्यू देखो मेरे पास कैसी आएगी, काफी गर्मी पड़ रही है इधर, ओके वेट ए मिनट, ओके। तो इस m की इक्वेशन देखो, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखनी आती है, नहीं आती तो फिर से देख लो, हालांकि बहुत बार बता चुका लेकिन फिर से देख लो। बेंडिंग मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज फोर्स, let me choose highlighter, this is force and this is direction. What is the value of force, value of force is va and direction is x, right। उसके बाद अब ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा था, मैंने अज्यूम कर लिया लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या आती है, पॉजिटिव आती है, और राइट हैंड साइड से ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आ जाएगा अगर राइट हैंड साइड से आप बनाने वाले होते। तो इस तरह का साइन कन्वेंशन यानी कि सैगिंग कर वाला साइन कन्वेंशन को मैंने मान लिया पॉजिटिव, तो वी एक्स मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव, तो एच ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगी y, जो कि इसको घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली साइन रखना पड़ेगा नेगेटिव, तो एच ए मल्टीप्लाई बाय y नेगेटिव साइन हो जाएगा। एम ए हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, आप चाहें तो कोई भी डायरेक्शन मानो, एंड के अंदर एम ए की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, अगर आप डायरेक्शन ये वाली मानते हो, ठीक है, अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी है और एम ए की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो मतलब जो डायरेक्शन मानी वो गलत है, उसके अपोजिट डायरेक्शन माननी पड़ जाएगी, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्शन मानो, ये बाय एग्जांपल मैंने आपको एक दो लेक्चर में समझा चुका हूँ कि डायरेक्शन कोई भी मानो हमेशा सही आएगी, लेकिन यहाँ पर एक बार जो डायरेक्शन डायग्राम के अंदर डिनोट कर दी उसे तो अज्यूम करना पड़ेगा ना। तो एम ए को यहाँ पर मैंने देखा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लेफ्ट हैंड साइड से क्या मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं, तो एम ए भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मेरे पास बन गई इक्वेशन ये वाली, राइट, बन गई इतनी इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इस टोटल इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है राइट हैंड साइड वाले का, लेना शुरू करें। चलिए ब्लैक कलर से लेते हैं, डेल u बाय डेल h इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू l अपॉन में 2ei, तो है ही, कोई काम नहीं है, वैसे दिखाता हूं आपको कैसे काम नहीं है। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, m स्क्वायर का क्या हो जाएगा, m क्योंकि उसके अंदर x का वेरिएबल है, y भी है, ठीक है, x और y दोनों चेंजिंग एक फंक्शन होते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, राइट। तो मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, m की जगह क्या हो जाएगा 2m, m स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2m डेल्टा m बाय डेल्टा h, डेल्टा m अपॉन डेल्टा h ds, क्या आ जाएगा, डेल्टा m अपॉन डेल्टा h ds, राइट। ये इक्वेशन बनेगी और तो कुछ नहीं बनेगी, इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर भी अननोन क्या बचा हमारे पास, डेल्टा एम बाय डेल्टा एच। तो अब इस डेल्टा एम बाय डेल्टा एच की वैल्यू लेकर आए, तो वो कैसे लेकर आए, तो देखो एम तो हमारे पास पड़ा है, इस एम की हेल्प से क्या करोगे आप, डेल्टा एम बाय डेल्टा एच की वैल्यू लेकर आओगे। अब एक छोटा सा हमारे पास फैक्ट है यहाँ पर, देखो क्या आता है, आपने अगर पिछले लेक्चर में भी नोटिस किया हो या उससे पिछले लेक्चर में जब भी नोटिस किया हो, जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है HAHB, तब आप उसके लिए जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, समेशन ऑफ ऑल द
हॉरिजॉन्टल फोर्स है 0, तो हम एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू एच कर देते हैं, राइट। इन दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की जगह हम एक रिडंडेंट फोर्स लिखते हैं जिसको बोलते हैं हम एच, और वही रिडंडेंट फोर्स मेरा क्या है, नीचे एच आपको दिखाई दे रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेशन कर रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ इस टोटल स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन का। तो डेल्टा एम बाई डेल्टा एच मेरे पास क्या हो जाएगा, इस एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट एच लिख सकता हूँ। तो एच ए मैंने यहाँ से हटा दिया, इसकी सब्सक्रिप्ट से डायरेक्ट एच लिखा है। तो अगर किसी को पार्शियल डेरिवेटिव लेना आता हो तो उसको अगर थोड़ा सा याद हो, ये एक्स्ट्रा टर्म्स हटा रहा हूं मैं, इनका यूज हो गया हमारे पास। तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एच मेरे पास क्या हो जाएगा, वी एक्स, क्योंकि हमें तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो वी एक्स टर्म क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद माइनस एच वाई की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा। और एम ए अगेन आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट होती है, ऐसे तो है नहीं सपोर्ट पर मोमेंट चेंज होता रहेगा, ये एम ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। चेंज कौन हो रहा है, या तो एक्स चेंज हो रहा है या वाई चेंज हो रहा है। आपको पता है वी ए और एच दोनों कांस्टेंट वैल्यू आती है। जब किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे उसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन है या फिर बेंडिंग मोमेंट एट दी सपोर्ट है, सब कांस्टेंट आता है, ऐसे तो है नहीं चेंज हो रहा है वो। तो इसलिए उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, राइट। और वी एक्स, क्योंकि एक्स का हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कोई काम नहीं है, मतलब हम फोर्स के रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल फोर्स के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एच ही है, तो बाकी 0, ये टर्म भी 0, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाता है, माइनस वाई आ जाता है, ठीक है, माइनस वाई आ जाता है। तब इस डेल्टा एम बाय डेल्टा एच की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, माइनस वाई। तो आपके पास डेल यू बाय डेल एच क्या हो जाएगा, 0 टू एल 2m माइनस वाई डी एस अपॉन 2ei, राइट। इतनी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ तक आप होप सो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो लेक्चर को बेटा पॉज करो, नोट्स बनाओ। देखो ऑनलाइन स्टडी करने का तरीका क्या होता है, आपको चीज़ बता देता हूँ। ऑनलाइन स्टडी में क्या होता है कि इन क्लासरूम होते हैं तो हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड होता है, तो हमारा पूरा पूरा ध्यान लगभग वहीं रहता है, तो हमें चीज़ें समझ आ जाती है, और नहीं आता तो हम हाथों डाउट पूछ लेते हैं। ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या आती है, हम हाथों डाउट नहीं पूछ पाते, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना पड़ता है, या फिर किसी का वेट करना पड़ता है माइक ऑन म्यूट वगैरह करके, अगर लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने का बेस्ट तरीका देखो क्या होता है, नोटबुक लो, उसमें साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। एक बार लेक्चर देख रहे हो, उसमें साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, नोट्स को दोबारा पढ़ो। आप नोट्स को पढ़ लिया और 1 या 2 दिन बाद उस लेक्चर को दोबारा देखो 2x स्पीड में, या फिर जिस भी स्पीड में आप कंफर्टेबल हो, नोट्स को साथ साथ देखते हुए। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब स्टडी कर रहे होगे ना, खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, तब जाके आपका वो टॉपिक एकदम थोरोली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी, जैसे भी वैसे भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट होता है, हार्ड माना जाता है, इतना हार्ड है नहीं लेकिन माना जाता है, तो इसको आपको 2-4 बार पढ़ना पड़ता है। अगर आपको इसे अच्छे से बेस से समझना है कि किसी गेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको इस जो भी पेपर है, जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको अच्छे से बेसिक से समझना पड़ेगा, और बेसिक समझने के लिए आपको हर टॉपिक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो अब तक हमने क्या कर दिया, चलिए इसके ऊपर आ जाते हैं। अब तक हमने क्या किया, रिडंडेंट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन एनर्जी का क्या कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। हमारे पास वैल्यू आ गई 0 टू एल 2m माइनस वाई डी एस, ठीक है, 2ei, इतना आ गया। और आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि किसी स्ट्रेन एनर्जी का किसी रिडंडेंट फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर आप क्या करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव करते हो, तो जिस भी डायरेक्शन में वो रिडंडेंट लग रहा है उसकी डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, उसके रिडंडेंट फोर्स की, रिडंडेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाती है। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई डी एस अपॉन 2ei, राइट, इतना आ गया। लेकिन कैच क्या है अब यहाँ पर, क्योंकि सपोर्ट है फिक्स, एंड है फिक्स, तो डेल्टा एच की वैल्यू होने वाली है 0। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, 0 टू एल 2m माइनस वाई डी एस अपॉन 2ei क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से 2 कट कर देना है। अब 0 इक्वल में है तो माइनस रखो प्लस रखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। माइनस रखो प्लस रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या नेक्स्ट बन के आ जाएगी, 0 टू एल एम वाई डी एस अपॉन ई आई।
अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान आपको यार ये रखना है बच्चों, पॉइंटर थोड़ा फाइन कर लें, ध्यान देखो क्या रखना है आपको यहाँ पर, ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है, ये m मल्टीप्लाई है y के, ठीक है, और y हमारे पास क्या होता है अगर आपको याद हो तो 4h/l² x इंटू l माइनस x, राइट। अब आप सोचें अगेन इक्वल कर दूं तो ds के तो दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल वाला, मुझे तो किस में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं इसको पूरी की पूरी जो टर्म है, इंटीग्रेशन की टर्म है, इसको x के फंक्शन के अंदर चेंज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। x के फंक्शन में इसलिए क्योंकि y को भी मैं x के फंक्शन में चेंज कर सकता हूं, ठीक है। I को कैसे चेंज करूंगा अभी बताऊंगा मैं आपको। ds का अगर आपको थोड़ी देर पहले अगर याद हो, ds का थोड़ा सा याद हो आपको, तो मैंने क्या बताया था, ds कुछ इस तरह से रहता है, थीटा के साथ में बनाता है स्लोप की फॉर्म में। आप क्या करते हो, उस आर्च का छोटा सा कंपोनेंट ले लेते हो जिसमें आपको वर्टिकल कंपोनेंट ds साइन थीटा मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ds कोस थीटा मिल जाएगा जो कि dx के इक्वल है। मुझे अब ds को रिप्लेस करना है तो कोस थीटा को अदर साइड ले जाऊंगा तो dx अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, या बेसिकली मैं ds की जगह क्या लिख सकता हूँ, dx सेक थीटा को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर आप ये रिप्लेस करोगे, तब इसकी जगह आप देखो क्या लिख दोगे आप इक्वेशन में, 0 to L, लेट मी चूज सेपरेट कलर, इसकी जगह देखो इक्वेशन में क्या लिखोगे आप, थोड़ा शिफ्ट कर दें इसे ऊपर, कई बार फीचर काम नहीं करते इसके, 0 to L m y, ठीक है, ds की जगह क्या रखना है, dx sec थीटा अपॉन में e तो कांस्टेंट ही है, i की जगह क्या रख दोगे, i नोट sec थीटा। अब क्योंकि i जो i वाला आ रहा है हमारा सेक्शन टू सेक्शन चेंज आ रहा है, जैसे जैसे ये ds सेक्शन चेंज हो रहा था बड़े से आर्च में, वैसे ही स्लोप चेंज होता है, स्लोप के साथ ये sec थीटा मतलब उस सेक्शन के लिए पर्टिकुलरली सेम रहने वाले हैं, तो आप इसे कट कर सकते हो यहाँ पर, सिर्फ इस केस में, हर जगह यूं कट नहीं किए जाते, ठीक है, और इक्वल टू आ रहा है 0। अब उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, अब ई भी कांस्टेंट आई नोट भी कांस्टेंट, अदर साइड मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ में तो वो भी आप गायब कर सकते हो। तो सिंपली जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगी वो क्या बनेगी स्टूडेंट्स, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 to L एम वाई डी एक्स अपॉन ई आई, आई लिखो आई नोट लिखो, यहाँ पर एक ही बात है, बेसिकली आई का मतलब यहाँ पर क्या है, आई नोट लिख लो, चलो आई नोट का मतलब है मोमेंट ऑफ एरिया या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 0। तो फाइनल जो इक्वेशन मेरे पास बन के आ जाएगी, जो हमारे काम की एक्चुअल जो रिजल्ट हमारे काम का है ना, जो अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये रिजल्ट काम में लेना है, फाइनल वाला जो है, नहीं कि इक्वेशन नंबर अभी 1 ही बन के आई है, टोटल 3 इक्वेशन बनानी है हमें, तो हमने 2 टुकड़ों में बांटकर लेक्चर को पढ़ेंगे हम, वरना एक लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या बन के आई मेरे पास, 0 to L, या फिर जहां भी हमारा सेक्शन चेंज हो रहा होगा उसके हिसाब से हमें मोमेंट बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनानी है, m मल्टीप्लाई बाय वाई डी एक्स अपॉन में ई आई नोट, और इसको इक्वल रख देना है आपको 0 के, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन इस तरह से बन के आ जाएगी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे इस इक्वेशन का मैं यूज कैसे करूं, ठीक है, तो इस इक्वेशन का आपको यूज भी दिखा देता हूं, बेसिक हल्का से यूज दिखा रहा हूं, पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी डेरिवेशन समझना काफी बाकी है, ठीक है। देखो h, ये h लिख दो, वी एम ए, ठीक है, एक्सटर्नली हम अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर कोई W किलो न्यूटन लोड, पॉइंट लोड से समझा रहा हूं, और W किलो न्यूटन लोड लग रहा है हमारा, टोटल इसको ले लेते हैं 8 मीटर, और ये लोड लग रहा है 2 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। तो देखो इक्वेशन कैसे बन के आएगी हमारी, काफी बड़ी इक्वेशन बनती है, बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, लेंथी क्वेश्चन होता है इसका, तो अज्यूम करें कि ये मेजर क्वेश्चन के अंदर ही आएगा, बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। तो y की जगह तो आप सिंपली रिप्लेस कर दोगे, क्या रिप्लेस करोगे, 4h अपॉन L² x इंटू L माइनस एक्स, अब तो याद हो गया होगा आपको,
एक्स के फंक्शन में आ गया, एच की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है, अज्यूम कर लो 4 मीटर दी हुई है, ठीक है, एच की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है आपको 8 मीटर है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट देखो इक्वेशन लिखनी है। अब क्योंकि लोड चेंज हो रहा है, पॉइंट लोड आ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चेंज होगी। तो 0 to 2 मीटर के लिए अलग इक्वेशन बनेगी मोमेंट की, ठीक है, और 2 to 8 मीटर के लिए अलग इक्वेशन बनेगी, ठीक है। दोनों का समेशन तो 0 ही होगा हमारे पास। अभी मैं खाली मोमेंट की इक्वेशन लिख रहा हूं। अभी क्या लिख रहा हूं? खाली मोमेंट की इक्वेशन। मोमेंट फॉर 0 to 2 मीटर। इक्वेशन देखो, वी ए, कोई सेक्शन बीच में लेना पड़ेगा आपको, एक्स एक्स, इसकी डिस्टेंस होगी यहाँ पर एक्स, और कोई वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल जो मेरे पास राइज आ जाएगा उस पॉइंट के ऊपर वाई आ जाएगा, एक्स और वाई इस तरह से, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी? वी ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पर इसके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई वी एक्स। इसको अगेन साइन कन्वेंशन ले लिया इस तरह से कि लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं, तो वी एक्स मेरे पास पॉजिटिव, एच इंटू वाई आपको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। एच एच बी, एच लिखो एक ही बात है, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा रहा है। उस तरह से एम ए भी कैसा लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस एम ए। ये इक्वेशन देखो कहाँ तक बनी है। अब कपल मोमेंट जो जहाँ लगता है ना, ये वाला मोमेंट लगता है इस तरह से, उसको आप डायरेक्ट कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, माइनस एम ए करना पड़ता है वो आपको। तो इक्वेशन मेरे पास इस तरह से ये वाली बन के आ जाएगी, वी एक्स माइनस एच वाई माइनस एम ए, ठीक है। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन के आ जाएगी 0 to 2 मीटर के लिए। और फिर यहाँ पर 2 से 8 मीटर के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब ये W भी आ गया। तो ये एक इक्वेशन तो ये तो सेम ही रहेगी, वी एक्स माइनस एच वाई माइनस एम ए। अब नया चेंज क्या आ गया? W का आ गया। तो W देखो इसे अगेन कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो भी आपको माइनस ही रखना पड़ेगा। लेकिन इस बार एक्स सेक्शन कौन सा हो जाता है? ये वाला एक्स सेक्शन बनता है। और एक्स में से आपको कौन सी डिस्टेंस माइनस करनी पड़ती है? ये 2 मीटर वाली डिस्टेंस माइनस करनी पड़ती है, क्योंकि W का मल्टीप्लाई देखो कौन सी डिस्टेंस से है। W का मल्टीप्लाई थोड़ा सा कचरा हो गया लेकिन समझने की कोशिश करो, इस डिस्टेंस से जो कि x नहीं है, x में से थोड़ी सी कम है। कितनी कम है? -2 कम है, तो ये x -2 हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी मोमेंट की। अब इसे रेज कर रहा हूं मैं क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस डायग्राम का पर्पस इतना ही था। ठीक है, इतनी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आपको कहाँ रखना है? इस डायग्राम के अंदर रखना है, यानी कि इस ऊपर जो इक्वेशन बनाई थी हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। इसके अंदर रखोगे तो देखो क्या बन के आएगा, जीरो तो 2 मीटर के लिए अलग है, आपको क्या करना पड़ेगा? पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसमें लिखोगे वी एक्स माइनस एच वाई माइनस एम ए मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस 2 to 8 मीटर का स्पैन था ना टोटल, वी एक्स माइनस एच वाई माइनस एम ए माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस 2 इंटू वाई डी एक्स, और इसका इक्वल क्या कर दोगे? 0 के। तो इस तरह की आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी। इक्वेशन में देखो आपके पास क्या करना होगा, फिर आप क्या करोगे? y की वैल्यू भी रख दोगे, ठीक है, y की वैल्यू रख दोगे। w आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, h आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, l आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल अननोन कितने आएंगे? क्या क्या अननोन आएंगे? v a h और m a, v a h और m a। तो इस तरह से आपके पास 3 अननोन की एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। इसको इक्वल में करोगे ना, जब इसको सोल्व करोगे। अब इंटीग्रेशन है जो 11th-12th में बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, 11th-12th में पढ़ते थे ना, वो वाला इंटीग्रेशन, मतलब उससे भी आसान, सबसे बेसिक वाला, एक्स की पावर में आएगा कि बेसिकली आपको इस एक्स की पावर एन का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, क्योंकि क्लोज इंटरवल में, इसलिए प्लस कांस्टेंट सी करने की भी जरूरत नहीं। तो बेसिकली सिंपल सी ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और आपको फिर लिमिट्स लगा के उसको सोल्व करना है इंटीग्रेशन को। जब इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तब आपके पास 3 अननोन वी ए एक्स और
MA के अंदर इक्वेशन बन के आएगी। अब एक इक्वेशन तो बन के आई है इसके हेल्प से, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से। इसी तरह से एक इक्वेशन आपके पास बन के आएगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से, एक इक्वेशन बन के आ जाएगी आपके पास चेंज इन रोटेशन की मदद से। 3 इक्वेशन, 3 अननोन DA H MA सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स 7th 8th में आप लीनियर अगर इक्वेशन पढ़ते हो तो उसमें हम क्या पढ़ते थे, अगर आपके पास जितनी इक्वेशन उतने अननोन हो तो सिंपली आप इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख के पुट करके, जो 7th 8th में करते थे, उससे डायरेक्ट VA H और MA की वैल्यू निकाल सकते हो। और आपको पता है जैसे ही VA H और MA की वैल्यू आ गई आपके पास, आप लगा दो समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट 0। 3 इक्वेशन भी इक्विलिब्रियम लगाओगे तो बाकी VB HB और MB की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। तो ये था बेसिक कंसेप्ट कि एक फिक्स आर्च को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, और उसमें हमने एक इक्वेशन एक को कैसे डिराइव करना है वो सोल्व कर दिया। अब इक्वेशन 2 भी मैं डिराइव कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम लास्ट में डिराइव करेंगे। इसको क्या बोलना है आगे से, आगे से इसको क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे अब, फॉर द फिक्स, जब तक हमारा फिक्स आर्च खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद हम देख रहे हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में। इक्वेशन नंबर 2 को मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिराइव करना है। चलिए तो हमें क्या करना है, अभी इक्वेशन 2 को डिराइव कर देते हैं, फिर जो इक्वेशन 3 है और लास्ट में एक क्वेश्चन हल्का सा आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन करना है। बेसिक मैथ, बिल्कुल बेसिक मैथ, दिमाग लगाना ही नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना फिक्स आर्च में, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, दिमाग घूम जाएगा। बस बेसिक्स के ऊपर ध्यान रखो। अब तक हमने क्या किया, कास्टिग्लियानो थ्योरम को यूज़ किया है, वो भी इसका बिल्कुल बेसिक पोर्शन। हॉरिजॉन्टल रिडंडेंट के फोर्स में हमने क्या कर दिया, उसके रिस्पेक्ट में सिंपली हमने क्या कर दिया, डेरिवेशन कर दिया। अब आपको एक चीज याद हो, हमें क्या करना है अब, डिस्प्लेसमेंट, लैंग्वेज में वही लिख देता हूं, मैं भूल जाता हूं लैंग्वेज में एक बार क्या लिखाता हूं, रिलेटिव मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन। अब हमें किसका करना है, सपोर्ट बी का एक रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू, जॉइंट बोलो, सपोर्ट बोलो, सपोर्ट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, और आपको पता है डेल्टा वी बेसिकली निकाल रहे हैं तो वो भी जीरो ही आएगा क्योंकि फिक्स एंड है। फिक्स कैसे मूव कर सकता है, वो तो करेगा ही नहीं ना। तो अगेन बेसिकली आपको क्या करना है, डेल्टा यू करना है, लेकिन इस बार किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल फोर्स के रिस्पेक्ट में, उस रिडंडेंट के रिस्पेक्ट में। और रिडंडेंट क्योंकि एक काम करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड का ही ध्यान दे रहे हैं, वर्टिकल वीए की वैल्यू निकालनी, तो वीए के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, उस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, जो कि डेल बाय डेल वी ए, इक्वेशन थी जो मेरे पास एम स्क्वायर डी एक्स नहीं लिखना, डी एस लिखना है, 2EI इस तरह से बन के आ रही थी, राइट, 2EI इस तरह से बन के आ रही थी। चलो बेसिकली लास्ट में आप इसे रिजोल्व करोगे ना तो इक्वेशन देखो क्या बन के आएगी। एम की इक्वेशन आपने क्या लिखी थी, याद हो तो आपको, वी एक्स माइनस एच वाई माइनस एम ए, ठीक है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, 2m डेल्टा m बाय डेल्टा वी ए डी एस अपॉन 2EI, ठीक है। मुझे डेल्टा m बाय डेल्टा वी ए की वैल्यू चाहिए, डेल्टा m बाय डेल्टा वी ए करो पार्शियल डेरिवेटिव वी ए के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा 1, बचेगा x कॉमन बाहर हो जाता, माइनस एच वाई भी जीरो होने वाला, माइनस एम ए भी जीरो होने वाला, तो डी एम बाय डी वी ए की जगह सिंपली क्या रख सकते हैं, x, 2 से 2 कट होने वाला है, तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास क्या बन के आ जाएगी, डेल्टा v इज इक्वल टू m डी एस 0 to L, स्पैन इतना ही लेना पड़ेगा ना, अपॉन EI, x से मल्टीप्लाई करना रह गया, ये dm बाई डी वी ए की जगह x भी तो आएगा, mx इस बार सब्सक्रिप्ट में नहीं है, x का एक्चुअल मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अगेन एक इक्वेशन बन के आ जाएगी जिसमें आप इस मोमेंट्स की इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, उसके साथ में इस x के मल्टीप्लाई करोगे, 0 to L स्पैन के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो
अगेन एक इक्वेशन बन के आ जाएगी जो इसको बोलोगे आप इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोलोगे? इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों दिस वाज द आवर बेसिक ऑफ फिक्स आर्च, ठीक है, दिस वाज आवर बेसिक ऑफ फिक्स आर्च। चलिए काम करते हैं, हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन बची है, वो भी कर ही लेते हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर बनेगा, कोई बात नहीं। एक हम इसके बारे में जो एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। हालांकि आप कोशिश करना खुद से न्यूमेरिकल लगाने की, आप कर लोगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 को हमें क्या करना है? इधर डिराइव करना है। इक्वेशन नंबर 3 देखो कैसे डिराइव हो जाएगी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या फिर रिलेटिव रोटेशन ऑफ सपोर्ट बी विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट ए, यानी कि मुझे क्या बता रहा है? डी थीटा की वैल्यू बता रहा है कितनी आनी चाहिए। अब क्योंकि फिक्स एंड है तो डी थीटा 0 आएगा, चेंज तो होगा नहीं, यानी कि यहां पर मेरा चेंज इन स्लोप क्या आने वाला है? 0। माई चेंज इन स्लोप इज गोइंग टू बी 0। अब इस चेंज इन स्लोप की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो कास्टिग्लियानो थ्योरम लगा के आप क्या कर दो? डेल यू बाय डेल्टा एम कर दो, लेकिन वो थोड़ा आपको भारी पड़ जाएगा, ठीक है, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, भारी पड़ जाएगा क्योंकि आपको ए सपोर्ट पे अलग, बी सपोर्ट पे अलग, उसके बाद में उनके अंदर कितना रोटेशन का चेंज हुआ है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। चेंज इन रोटेशन चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है। अब चेंज इन रोटेशन का एक और तरीका आपको बताता हूँ। अब पूरी जो हमारे पास आर्च है उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी हम कौन सी यूज कर रहे हैं? फ्लेक्सर वाली, यानी कि बेंडिंग मोमेंट वाली। बीएमई लिख देता सही रहता, ठीक है। फ्लेक्सर यानी कि बेंडिंग मोमेंट वाली हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए? फ्लेक्सर से कुछ कुछ याद आता है, फ्लेक्सर इक्वेशन, जिन्होंने मुझसे आरसीसी पढ़ा है, फ्लेक्स आरसीसी या फिर स्ट्रक्चर वैसे ही पढ़ी है उन्होंने, तो फ्लेक्सर इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। उसमें फ्लेक्सर इक्वेशन हमारे पास क्या आती थी, आपको पता भी होगी, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, होशियार बच्चों, एम अपॉन आई, ई अपॉन आर और सिग्मा अपॉन वाई, सिग्मा या एफ कुछ भी हो सकता है, जिसमें ये मेरा क्या होता था? स्ट्रेस, ये क्या हो जाता है? स्ट्रेस। ये न्यूट्रल एक्सिस से जिस भी फाइबर के ऊपर, टॉप मोस्ट फाइबर या बॉटम मोस्ट फाइबर के ऊपर स्ट्रेस निकालना है उसकी डिस्टेंस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और 1 अपॉन आर मेरे पास क्या हो जाता था? खुद कर्वेचर। 1 अपॉन आर क्या होता था मेरे पास? खुद कर्वेचर होता था। और उसके बाद एम क्या है? मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट बोल, तो जो भी आपका कहने का मन हो, दोनों अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हो। और ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, जो भी आप बोलना चाहो। पावर तो एमएम की 4 ही रहेगी, ठीक है, यूनिट्स की। उसका मेरे को काम किसका है? मेरे को काम है इस वाले टर्म का, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मुझे एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। कास्टिग्लियानो भी यूज कर सकते हो, लेकिन देखो अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कैसे निकाल कर बताता हूँ आपको। फ्लेक्सर इक्वेशन में से मैंने क्या यूज किया? सिर्फ इस पार्ट को, बाकी सबको मिटा रहा हूँ मैं, ओके। फिर से ही लिख लेते हैं, इतना क्या कोशिश होके मिटाना उसे। तो इस फ्लेक्सर इक्वेशन के अंदर m अपॉन आई इज इक्वल टू ई बाय आर, और अभी मैंने आपको बताया आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आर 1 अपॉन आर क्या हो जाता है? मेरा कर्वेचर हो जाता है। और अगर आपने सोम वगैरह थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी हो, तो वहां पर कर्वेचर हमारे पास क्या हो जाता था? डी थीटा अपॉन में डी एस। किसी कर्व के अंदर जिसका आप सेगमेंट डी एस ले रहे हो, तो उसके ऊपर इस डी थीटा की वैल्यू किस तरह से चेंज होती थी, तो उन दोनों का जो रेशियो है वही किसके इक्वल आ जाता था? उसके कर्वेचर के, यानी कि 1 अपॉन आर के इक्वल आता था। तो 1 अपॉन आर की जगह आप क्या लिख सकते हो? डी थीटा बाई डी एस लिख सकते हो, ठीक है। तो m अपॉन आई इज इक्वल टू ई, 1 अपॉन आर की जगह क्या लिख दूं? अब डी थीटा बाई डी एस लिख दूं, ठीक है, इतना लिख दिया। अब इस इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए? डी थीटा की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको हटा दो, गायब कर दो। तो डी थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा m अपॉन आई, तो चल ही रहा है, e किधर आ जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में, और ds से हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इक्वेशन थोड़ी थोड़ी कुछ रिसेंबल कर रही है आपकी, थोड़ी थोड़ी याद आ रही होगी इक्वेशन, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपका बेसिकली क्या कर देना है? इंटीग्रेशन कर देना है, क्योंकि चेंज इन स्लोप हम किसी सेक्शन के लिए नहीं निकाल रहे, हमें क्या निकालना है? टोटल आर्च के लिए निकालना है, और वो क्या हो रहा है? हमारा 0 आ रहा है। सपोर्ट बी का सपोर्ट ए के रिस्पेक्ट में x इक्वल टू 0 स्पैन से लेकर x इक्वल टू l स्पैन तक
तो 0 से L तक अगर इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो ये आ जाती है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3, m/ei ds इज इक्वल टू 0। ये तो हमने निकाली है फ्लेक्सर फॉर्मूला से, ठीक है। और मैं क्लासरूम में आपको कई बार बता चुका हूँ ऑफलाइन क्लासरूम में कि एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक तरीका वो करें और हमेशा वही सही हो। स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के बहुत तरीके होते हैं, हर कोई अपने तरीके से एनालाइज करता है। तो कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम ही क्या बोलती है, अगर आप किसी स्ट्रेन एनर्जी का मोमेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास क्या आती है, स्लोप की वैल्यू। क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप 0 है मेरे पास, तो आप इस तरह से यहाँ पर भी डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से डेरिवेशन करके आप क्या बता सकते हो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही थी, m² ds/2ei, राइट। m² ds/2ei, डेल u बाय डेल m करना है, तो डेल बाय डेल m 0 to L स्पैन वाली इसका, तो डेल बाय डेल m इसके रिस्पेक्ट में करो तो क्या हो जाएगा 2m डेल्टा m अपॉन डेल्टा m ds अपॉन 2ei 0 to L के रिस्पेक्ट में। ये क्या हो जाता है थीटा, जिसकी वैल्यू हमारे को ऑलरेडी 0 पता ही है। डेल्टा m बाय डेल्टा m क्या हो जाता है 1, 1 का किससे मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट हो गया। इक्वेशन देखो फाइनल क्या बन के आ गई, यही वाली। तो बेसिकली बताने का यही मेरा मकसद था, कहीं से भी करो फाइनल आंसर वही आने वाला है। तो ये था मेरा फिक्स आर्च यानी कि हिंजलेस आर्च, जिसकी थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया है। आपका मेरा आपको सजेशन है, आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। हमारा जो आर्चेस का पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। मोस्ट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्च रहने वाला है वो रहेगा 3 हिंज पैराबोलिक आर्च, क्योंकि वो जल्दी से इतने टाइम इंटरवल के अंदर हम उसे खत्म कर सकते हैं। फिक्स आर्च क्या रहता है कि बहुत बड़ा रहता है, कोई एक इक्वेशन आपको बनाने के लिए दे देगा, उससे ज़्यादा हमसे बहुत कम रेयर चांस में पूछता है, और ना आएगा तो इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आएगा 15-20 नंबर वाला, उससे छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा तो उसका एक छोटा सा पार्ट ही पूछ लेगा, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस हिसाब से क्वेश्चन बनाए, हम तो पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन ऑफ आर्चेस। हमने 3 हिंज आर्च पढ़ लिया, 2 हिंज आर्च पढ़ लिया और हिंजलेस आर्च पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने आर्चेस के बारे में पढ़ लिया, सिंगल हिंज आर्च हमारे सिलेबस में अभी है नहीं। तो हमारे आर्चेस के रिस्पेक्ट में हमारे पास जितनी थ्योरी वगैरह थी हमने सारी एक बार कंप्लीट कर ली। तो मेरा सभी बच्चों से सजेशन है, सबको पढ़ो, ठीक है। इन सबको आप पढ़ोगे, इनके बारे में कहीं कोई डाउट आता तो नीचे लिखो, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक डाउट सेशन अलग से रख लेंगे। ओके, तो होप्स आपको समझ आया। अगर कहीं कोई डाउट रहता तो सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करो। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।